आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। दलितों, मखहूरों और मजलूमों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोतमद आला जनाबे पाशा कादरी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा मजलिसी सभी उम्मीदवारान जनाबे मीर जुल्फकार साहब, जनाबे भाई मोहम्मद मुबीन साहब, सवामी यादव जी, दिगर अराकीन बल्दिया, बिहार से तशरीफ फरमा पार्टी के मोतमिद आला रियासती जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाबे अजीजी आदिल हसन एडवोकेट साहब और दिगर रियासतों से आए हुए सभी मुखलिस जिम्मेदारान, इस शहर के गय्यूर नौजवानों, बुजुर्गों, दानिश्वरों और अजीजों, आज का जलसा इख्तितामी जलसा है। इस वक्त मुल्क के 5 रियासतों पे इंतखाबात का सिलसिला हुआ है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, किसकी गिरेगी, अखबार वाले, मीडिया वाले खबर पहुंचाते हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के दिल में कांटे की तरह जो चुभने वाली पार्टी है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन उससे बढ़कर पूरे मुल्क के मजलूमों और अकलियत के लोगों की जो दुआएं हैं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शामिल हाल हैं। मैं उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद करता हूं कि कल तक जहां 7 सितारे हमारे चमक रहे थे, अब की बार नौरतन बनकर हैदर शहराबाद को एक नई तवानाई बख्शने का काम करेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें इस वक्त आपसे बात करते हुए मुल्क के माजी की तारीख सामने में झलकती है। यही वो वतन अजीज है जिस मुल्क में इंसानों को के साथ इंसानों ने वो सलूक किया जो एक मुहज्जब समाज में जानवरों से नहीं होता है। आपको याद होगा कि इस मुल्क में दलितों को और कमजोर तबकात को बड़े लोग, बड़ी जाति के लोग अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते, इसलिए उन पर फरमान जारी था कि जब तू घरों से निकलेगा तो गले में घंटा बांध लेगा ताकि तेरे घंटे की आवाज सुनकर मैं अपनी नजरें फेर लूं। माफ कीजिए, मुझे कह लेने दीजिए, ये वो जालिम लोग थे जो सूअर और कुत्ते को तो देख सकते थे, लेकिन दलितों को देखने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे फख्र है कि मेरे आबा अजदाद और मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क में सिर्फ एक खुदा का पैगाम नहीं पहुंचाया, बल्कि सारे इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है, तकरीम इंसानियत का पैगाम भी हमने पहुंचाया। आज जो मुल्क में दलितों को इज्जत मिली है, एससी और एसटी के हवाले से जो रिजर्वेशन मिला है, कोई तारीख के इस कारनामे को फरामोश नहीं कर सकता कि उसमें हमारे बुजुर्गों के खिदमात रहे हैं। इस मुल्क में बादशाहत भी हमको मिली, तो इस मुल्क को भी हमने टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने कंधार से लेकर बर्मा की वादियों तक जोड़ा है, तो मेरे ही आबा अजदाद थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। जब यह मुल्क गुलाम हुआ मीर जाफर जैसे लोगों की तरह जो आज यहां हैदराबाद की गलियों में फिर रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ जंजीरों को तोड़ने के लिए भी सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी, तो वो भी हमारे आबा अजदाद नहीं, बल्कि हमारे सफों के सबसे मुबारक तरीन लोग, जिसे हम उलमा कहते हैं, सूफी कहते हैं। तारीख शाहिद है कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के इनकलाबी तहरीक में सबसे ज्यादा अगर गर्दनें किसी ने कटवाई थी तो मुसलमानों ने कटवाई थी। पेशावर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर आसाम तक दरख्तों में जो फांसी पे लटकाए गए थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और उनके सर पर टोपी थी। ये हमारे खानदान के कारनामे रहे। अगर ये तीनों अदवार हमारे बच्चों को पढ़ाए जाए तो यकीनन उनका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आजादी की नीलम परी जब हमें मिली तो सन 1947 से कि 15 अगस्त से लेकर अब तक का एहतसाब करो। इस मुल्क को जिसको कुछ आवारा लोगों ने, कुछ पागलों ने इस मुल्क को तकसीम किया, जो दीवाने थे वो चले गए पाकिस्तान,
और इस मुल्क में भी बंटवारा करने वाले लोग रह गए और आज हमें वो तिरछी नजरों से देखते हैं। उनकी तिरछी नजरों का मामला यह हुआ कि जिस कांग्रेस को हमने मसीहा समझा वो हमारे लिए कातिल ठहरी। सन 1952 से ही उन्होंने हमारे साथ 1950 से ही जब नफाज हुआ यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वक्त ही दफा 341 के तहत हमारे जो दलित थे उनको एससी और एसटी के फहरिस्त से निकाल दिया। उसके बाद फिर इन्होंने जनसंघियों को दूध पिलाकर हमारे खिलाफ तैयार किया और हमेशा उनका खौफ दिलाया और उनको शह देकर इन्होंने हमारे कल कारखाने बर्बाद किए। रेशम का शहर हमारा हैदराबाद था, कांग्रेसियों ने जलाया। हमारे कपड़े की सनत थी भवंडी में, इन्हीं के जमाने में तबाह हुई। एक एक मुरादाबाद में हमारी बर्तन की सनतों को इन्हीं जालिमों ने तबाह किया। हमारे माली कारखाने बर्बाद किए। फिर इन्होंने टाडा के तहत हमारे बेकसूर नौजवानों को इंतहा पसंदी के नाम पर गिरफ्तार किया। साजिद और आतिफ, वो जो नौनिहाल पटना दिल्ली पढ़ने को आया था, उन मासूमों का खून बहाया, उनके खानदान के ख्वाबों को चकनाचूर किया और उसकी पुलिस इंक्वायरी तक नहीं कराई। गम के किस्से जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी शायद आंसू बहाने लगेंगे। मेरे भाई, क्या हुआ हमें याद है कि इस वक्त 2002 में इन जालिम फिरका परस्तों ने गुजरात में जो कुछ किया है हम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज गोधरा का नाम आता है तो आंखों से खून के कतरे टपकते हैं। बिल्किस की चीख सुनाई देती है, न जाने कितनी बेटियों की, कितनी बहनों की, कितनी माओं की उसके बेटे के सामने में, बहनों को उसके भाइयों के सामने में इन जालिमों ने जलील किया। सिकंदर मादर से निकालकर बच्चों को आग पर फेंका। हम बीजेपी की इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद को तोड़ा और तोड़ने के हालात किसने बनाए? दोनों जालिम थे। ताला किसने लगाया? कांग्रेसियों, जवाब दो, तुम्हें अगर हिम्मत है तो। मूर्ति किसके जमाने में बैठाई गई? और जिस वक्त बाबरी मस्जिद को तोड़ी जा रही थी, दिल्ली में किसकी सल्तनत थी? एक गवाही दो। यकीनन है कि बीजेपी और ये कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। इनका जब भी मुवाजना करोगे, अकलियतों को हमेशा इसने तहतेग किया है, बर्बाद किया है। नौजवानों, गैरत की आंखें खोलो। इस मुल्क में बादशाहों की हुक्मरानी रही हमारी। दिल्ली में लाल किला की फसील चीख चीख कर पुकार कर कहती है। वो जो शाही जामा मस्जिद है उसका तकद्दुस तुम्हें पुकार कर कहता है। कुतुब मीनार की बुलंदी से आवाज आती है कि ठेला चलाने वालों है मुसलमानों, रिक्शा चलाने वाले हैं मुसलमानों, सब्जी के ठेला पे काम करने वाले हैं मुसलमानों, होटलों में पूछा मारने वाले मुसलमानों। ये दिन तुम्हारे जो आज है ऐसे नहीं थे, कल तुम्हारे बाप दादा की ये निशानी थी। और ये निशानी उसके बावजूद भी आज सबसे कई गुजरी हालत आज दिल्ली में मुसलमानों की है। लखनऊ में हमारे नवाबों की हुकूमत थी, आज भी वहां पर इमाम बारे हमारे हैं, लेकिन लखनऊ में अब उर्दू भी बाकी नहीं है, मुसलमानों का वकार भी बाकी नहीं है। हद तो यह है जिस सरजमीन को हमने सजदे से संवारा है, आज हमारे सजदे पर भी पाबंदी लग रही है। यही चलो, बिहार की सरजमीन पर अभी मुसलमान खौफ के आलम में जी रहा है। आप यूपी में मुसलमान खौफ में जी रहा है। बिहार यूपी से ट्रेन जो गुजरती है तो टोपी को लोग अपने जेबों में छुपा लेते हैं, दाढ़ियों को ढक लेते हैं। हमारी नकाब पोस्ट बेटियां उस वक्त अपने चेहरे से नकाब झटक देती है कि कहीं मेरे मजहब की बुनियाद पर मेरे साथ जुल्म और ज्यादती नहीं हो। नवाबों का शहर था कलकत्ता, जाकर देखो ठेला और रिक्शा चलाने वालों में तुम्हारी आबादी है। इन जालिमों ने एक एक करके हमको तबाह बर्बाद कर दिया है। मुबारकबाद के मुश्तक हुए हैदराबाद वालों, अल्लाह ने एक बड़ी दौलत आपको दी। कहा गया है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। अल्लाह गरीक़ रहमत करे अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को, सालार मिल्लत को, जिन लोगों ने बाद मुखालिफ में अपनी क़यादत का चिराग जलाया और ये बताया कि 1857 से लेकर सन 1947 तक जितनी तुम्हारी मस्जिदें बर्बाद की गई, जितने तुम्हारे मदरसे नजर आतिश किए गए, मीनारे तोड़े गए, ऐ मुसलमानों, इन 75 सालों में उससे आलीशान मस्जिद तुमने बनाई, उससे आलीशान मीनारे तुमने बनाए, लेकिन बाबरी मस्जिद जब टूट रही थी तुम्हारे मीनारे काम नहीं आए। क्यों नहीं काम आए? कि तुमने मजहबी सलाफ के मीनारे तो कायम किए, लेकिन क़यादत के मीनारे तुमने खड़े नहीं किए। अगर क़यादत के मीनारे खड़े कर दिए होते
पार्लियामेंट में 15% मुसलमानों की 80 रुकनियत अगर हो जाती तो किसी माई के लाल को मेरे मस्जिद को तोड़ने की तो क्या बुरी नजरों से देखने की भी हिम्मत नहीं होती। इसलिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो जिस तरह इंसानी जिस्म में गर्दन की कीमत होती है, सर की कीमत होती है, अगर सर कट जाए तो लाश है, उसी तरह कौमें भी यतीम होती है जब उसके दरमियान में क़यादत नहीं होती। इस क़यादत की कदर करो जिसको आपके बुजुर्गों ने सींच कर यहाँ जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर उगा और इस शहर को अमन अमान बख्शा, इस शहर को गैरत बख्शी, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपने मजहब और रवादारी के साथ इस शहर को अमन का शहर बनाया। आज पूरे मुल्क के ये गुंडे जो सियासत के लिबास में पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन तमाम तर गुंडे सियासतदानों की नजर इस शहर के अमन अमान की तरफ लग गई है। यकीन जानो गैरतमंद नौजवानों, जहां अमन कायम होता है वही तरक्की का फूल खिलता है। जहां बदअमनी होती है उस जुल्म और तारीकी में इंसान तबाह बर्बाद होता है। आज जो मुल्क में बदअमनी है उसकी वजह से मुल्क की तरक्की मुतासिर हुई है, लेकिन मुबारकबाद मैं आपको देता हूं कि आपके यहां तरक्की इस वक्त हुनूस कायम है। आपने जो अमन अमान कायम किया है तो बैनुल-अक़वामी तौर पर इन्वेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं, कल कारखाने लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरक्की यहां पर हो रही है। ये आपके अमन अमान की वजह है। ये इस अमन अमान को कायम रखने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो यकीन जानो मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसमें बड़ा रोल अदा किया है। मैं आपको बता दूं, इन कांग्रेसियों का चेहरा अभी अभी देख लो। ये यहां आए हैं तो तरक्की की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान का इलेक्शन अभी लड़ा है, 2 महीना कबल तकरीबन हुआ है। 2008 में कुछ बेकसूर नौजवान बम ब्लास्ट की वजह से पकड़े गए थे और निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन जब अदालत आलिया हाई कोर्ट में मामला गया तो इनको बेकसूर समझकर रिहा करने का हुक्म जारी किया गया। कांग्रेस की बेशर्म क़यादत, जरा जवाब दो। यहाँ आकर तेलंगाना में मुसलमानों के साथ हमदर्दी के आंसू बहाते हो, जवाब दो कि राजस्थान में तुम्हारी हुकूमत फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस्तगासा पेश करके इन मुसलमानों को फांसी के फंदे पे लटकाने की कोशिश क्यों की। मेरे भाइयों, आज जहां भी ये जाते हैं ये बीजेपी का खौफ हमें दिखाते हैं, लेकिन जब वो तेलंगाना आते हैं तो तेलंगाना में आदादो शुमार की रोशनी में हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, हत्ता के हमारे एमएलए एमएलसी से लेकर हमारे कॉर्पोरेटर हजरात तक जब आदादो शुमार में अपनी तरक्की, अपने खिदमात गिनवाते हैं तो इन कांग्रेसी बेईमानों के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। मेरे भाइयों, मैं एक वाकया सुनाता हूं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही पाए के बुजुर्ग थे, छोटे छोटे इख्तबासात में उसने बड़े अमन की बातें कही है। उन्होंने लिखा एक जगह कि बादशाह और गुलाम सफर कर रहा था पानी जहाज में, कश्ती जब डावाडोल होने लगी तो गुलाम रोने और चीखने लगा। बादशाह रात भर न सो सका, उसे मुतमईन करने की बड़ी कोशिश की उसने। रात भर बेचैनी के आलम में गुजरा कि मैं डूब जाऊंगा, मैं तैरना नहीं जानता, मैं मर जाऊंगा। बादशाह वक्त ने कहा, बेटा तू तैरने नहीं जानता है, तेरे खानदान की परवरिश मेरी बादशाह की तरफ से होगी, लेकिन मैं खुद बादशाह वक्त हूं, मैं भी तैरना नहीं जानता। लेकिन गुलाम चुप नहीं हुआ। वजीर ने कहा, अगर जा बख्शी हो तो मैं इस गुलाम को चुप कर दूं, इसके रोने की आवाज बंद कर दूं। उसने क्या किया वजीर ने? बादशाह ने कहा मेहरबानी होगी। वजीर उसे ले जाता है, कश्ती के किनारे ले जाता है, उसकी जुल्फों को पकड़ता है, पानी में डुबाता है, उठाता है और पानी पीकर परेशान जब हो जाता है उसे कश्ती के कोने में डाल देता है और बड़े चैन से वो बैठता है। बादशाह ने कहा, मेरी मिन्नत समाजत बेकार गई, अब तुम्हारी शरारतों से खामोश कर दिया। वजीर ने बड़े पते की बात कही, जनाब वाला, इस कश्ती की डामाडोल होने से वो लरज रहा था, चीख रहा था, चूंकि समंदर की तुग़यानी उसमें डूब के मरने की जो परेशानी थी उससे वाकिफ नहीं था। अब चूंकि वाकिफ हो गया है इसलिए इत्मीनान से बैठा है। मेरे शहर के मकीनों, आप जिस आफियत की कश्ती में सवार हो, जितने सुकून के साथ हो, अपनी जबान, अपना कल्चर, अपने लोग और पूरी मजहबी सनाख्त के साथ, रवादारी के साथ, मैं यहाँ की हिंदू बिरादरी को भी, गैर मुस्लिम बिरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि सबने मिलकर जिस तरह से तहजीब गंग और जमन की आबियारी यहाँ आपने की है, पूरे मुल्क में कोई दूसरा शहर ऐसा नहीं है। आज आपके शहर को इसी अमन चैन पर ये डाका डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, हम एहसानात को फरामोश नहीं कर सकते कि एमआईएम ने आज पूरे मुल्क के मजलूमों की आवाज उठाई है। बिहार के जिस खित्ते से मैं आ रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं, बिहार में अभी
तालीमी कैलेंडर में जब तब्दीली आई है तो ये मीडिया वाले वावेला मचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जाति आधारित गणना हुई है, जात पात की शुमार हुआ है बिहार में। बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है, 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान है, 18% की आबादी उनकी है। बिहार में 20 लाख की नौकरियां हैं, उनके मुसलमानों की हिस्सेदारी 3.5 लाख की होती है नौकरियों में। लेकिन नीतीश कुमार ने और लालू जी ने इन 30 सालों में मुसलमानों को काट कर छाट कर 1.5 लाख की मुलाजमत पर ला दिया है। 2 लाख मुलाजमतें इनकी छीन ली। इनकी मुलाजमतों की जब आवाज उठने लगी है तो वो कहते हैं स्कूलों में जुमा की छुट्टी करा देंगे। ये गर्दन काट कर हमारे सड़ों पे पगड़ी बांधने की नापाक कोशिश करते हैं और बीजेपी इन्हीं को लेकर उछल रही है। मेरे भाइयों, आप इस अमन और अमान की कदर कीजिए जो खिदमात आपके हैं। यकीनन हैदराबाद के लोगों, जब हैदराबाद का शेर पार्लियामेंट के अंदर में दहाड़ता है, और दहाड़ता किस माने में है, जुल्म के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी जमात है। अगर हमारे अंदर में मिल्ली गैरत है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस मुल्क में जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इबादत खाने तोड़े गए, अब हमारे ईमान और अकीदे पर हमला हो रहा है। तलाक बिल की पेशी दरअसल शरीयत में मुदाखलत थी, लेकिन आपको याद होगा कि जब तलाक बिल की पेशी हुई तो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर में एक आलिम दीन रुकने पार्लियामेंट था और उसका ताल्लुक किशनगंज से था, जहां से मैं आता हूं। और मैं छपी छुपाई किसी की लगाई बात नहीं कहता हूं, सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है। मौलाना असराउल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह गरीक रहमत करे, उसने खुद गवाही दी है कि मैं आलिम दीन, मैं मुफस्सिर, मुझे सही शरीयत का इल्म था, मैं बोलना चाह रहा था तलाक बिल पर, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों, आपसे मैं कहता हूं कि जिस कांग्रेस ने मेरी शरीयत पर हमला हुआ, मेरे आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। ऐ गैरतमंद हैदराबाद के वासियों, कांग्रेस के किसी कारिंदे को तुम्हारी बस्ती में अभी भी जाएंगे, अगर भूख लगे तो खाना खिला देना, लेकिन उसे जरूर कह देना कि तुमने मेरी शरीयत पर हमला हुआ, मेरे आलिम को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया है। इस शहर में भी कांग्रेसियों तुमको जबान खोलने की इजाजत नहीं होगी। अगर यह गैरत पैदा किया आपने, जालिम को जालिम कहना होगा। घबराओ नहीं, तूफान, हमेशा तूफान का आपने मुकाबला किया है। मेरे आबा अजदाद ने फिरौन का मुकाबला किया है, मेरे आबा अजदाद ने हामान का मुकाबला किया है, नमरूद का मुकाबला किया है, अबू लहब का मुकाबला किया है। मुकाबले से हम कभी घबराते नहीं है। सदाकत को कभी भी आंच नहीं आ सकती। हाँ, तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मस्क सितम करते रहेंगे, मंजूर है तलखी, सितम मुझको गवारा, जब तक है दम मुदावा आलम करते रहेंगे। कहीं भी जुल्म होगा हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। कुछ नादान ये कहते हैं, यहां भी देखा एक साहब शेरवानी शरीफ ज़ादे लग रहे थे और बोल रहे हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी के बोलने से क्या होता है। अक्सर हम लोगों ने बोलने की बड़ी वजाहत की है, लेकिन मैं कहता हूं कि कुरान मुकद्दस को पढ़ो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने साथ अपने कलाम का तज़किरा किया। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इंसान का बयान के साथ रिश्ता जोड़ा। इंसान हैवान नातिक है और मोहसिन इंसानियत ने यह वसीयत की है हमको कि जब बुराई को देखो तुम ताकत से रोको। और आपको हैदराबाद में ताकत है, बहुत सारी बुराइयां आपने रोकी है, नाजायज गिरफ्तारियां रोकी है, हिंदू मुस्लिम फसाद को रोका है, बदअमनी को रोका है। और यह ताकत अगर तुमको न हो तो बुराई को तुम जबान से टोको। पार्लियामेंट में हमारी ताकत इतनी नहीं है और वह हमारा शेर वह जबान से टोकता है। और मोदी के मुल्क के खिलाफ, अवामी मुफाद के खिलाफ और दस्तूर के खिलाफ कोई भी बात होती तो कांग्रेसी की जबान बंद रहती है। अगर वहां अकेला कोई इसका मुकाबला करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। ये गोंगे की औलादे कहती है बोलने से क्या होता है। अरे लकवाज़दा आदमी भी रात को खांसता है तो हथियारबंद डाकू रास्ता बदल देता है। और मेरे नबी ने नसीहत की है, बुराई को ताकत से रोक, न हो तो जबान से रोक, न हो तो दिल से बुरा समझ। ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। और मेरा शेर पार्लियामेंट में अपनी जबान खोलकर अपने नबी की हुक्म की पैरवी करता है। गोंगों की औलादों की तरह, मसले पसंदों की तरह जालिमों के साथ दोस्ती करके अपने जाती मुफाद को लेकर आवाम का सौदा नहीं करते। हमें उम्मीद ही नहीं, कभी उम्मीद है। इस मर्तबे की जंग लोगों ने बढ़ाई है, लेकिन हम घबराते कब हैं। हम तो पैदा ही इसके लिए हुए हैं। तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ। कश्ती दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है, भंवर में हमारी कश्ती नहीं है। हम साहिल में जाएंगे। पहले 7 सितारे हमारे चमक रहे थे, अब 9 के 9 रतन हमारे सामने में आएंगे और एक नया इनकलाब हम लिखेंगे। और यही नहीं बल्कि अपनी क़यादत का झंडा पूरे वतन में लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
अभी आपसे रियासत बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब मुखातिब थे। आइए अब रियासत महाराष्ट्र से आए हुए मेरे मेहमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान अली जनाब इम्तियाज जलील साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद की आवाम कितनी खुश नसीब है कि जो शख्स आपके बीच में यहाँ पर बैठा है, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आन बान और शान है। ये वो शहर है जिसने आपको एक यकीन दिलाया कि नहीं, हम भी सियासत के अंदर आ सकते हैं। और इस मुल्क के नौजवानों को अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुछ सिखाया है तो वो ये सिखाया है कि इस दौर के अंदर जहां पर इतना तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही, नाइंसाफी हो रही, उन्होंने नौजवानों को एक पैगाम दिया, इसके बावजूद भी इस मुल्क में अगर जीना है, रहना है, तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। ये सीख हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दी है। आज पिछले कुछ दिनों से जब मैं हैदराबाद की सड़कों के ऊपर, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां पर इन सड़कों के ऊपर देख रहा हूं, किसी ने बुलाया नहीं उन्हें, वो खुद चलकर आए हैं सिर्फ इसलिए कि यहां की जब कामयाबी होगी, यहां का जब जश्न मनाया जाएगा तो उस जश्न के अंदर मेरी भी हिस्सेदारी होना चाहिए। सिर्फ अकेला इसका जश्न हैदराबाद नहीं मनाएगा, पर अब पूरा मुल्क, पूरा देश इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन जश्न मनाएगा। इस सोच के साथ यहां पर पिछले कुछ दिनों से हम भी यहां पर घूम रहे हैं। एक बात समझ में आई कि हैदराबाद के इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मानो एक खुला समझौता कर लिया है, और वो समझौता यह है कि हम में से कुछ सीटें कम हो जाए चलेगा, हम में से कोई हार जाए, जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर जीतना नहीं चाहिए। ये गढ़ है मजलिस का, इसी गढ़ के अंदर मजलिस को कमजोर करो। ये जो साजिश और षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, शायद वो मजलिस की फितरत को जानते नहीं है। मैं अली जनाब अहमद पाशा खादरी साहब अक्सर अपने तकरीरों के अंदर एक बात कहते हैं, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इतना ही वो उछल कर आएगी। और यही फितरत है कि आज इतनी साजिशें, इतनी कोशिशें होने के बावजूद भी यहां का जो माहौल है, मैं जिस होटल के अंदर रुका हूं वहां पर कांग्रेस के कुछ महाराष्ट्र के एमएलएस भी आए हुए हैं। नाश्ते के ऊपर उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा कैसे, यहां कैसे? तो बोले हम अपनी पार्टी के लिए आए हैं, प्रचार करने के लिए। मैंने कहा कि अब आ ही गए हैं तो 4 महीना टहल के आ जाओ, थोड़ी बिरयानी खा लो, सुलेमानी चाय पी लो और चलते बनो। इसलिए चलते बनो कि ये जो गढ़ है ये मजलिस का गढ़ है। और मैंने कहा कि आपने यहां पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, यहां का माहौल कैसा दिखा? तो उसने बड़े साफ शब्दों के अंदर कहा कि साहब रैली हमारी निकलती है, हम लोगों को इशारों में बताते हैं कि पंजे को वोट देना, और वहां से वो जवाब देता है मैं पतंग उड़ाने वाला हूं करके। तो ये फितरत है आपकी, और आज आप हमारी शान है, हमारी पहचान है ये शहर। इस शहर के अंदर जो साजिश हो रही है मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये तमाम साजिशों को आपको नाकाम करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारा है। यकीनन एक एक सीट हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए मायने रखती है कि आज अगर पूरे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची है तो आपकी वजह से पहुंची है। और मैं असद साहब को साफ तरीके से यह बताता चलूं कि हैदराबाद अगर है तो औरंगाबाद है, हैदराबाद अगर है तो बिहार है, दिल्ली है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। आप हमारी नाक है,
आप हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। जिस पार्टी के बारे में मेरे भाइयों कहा जाता था कि एक हैदराबाद की पार्टी है, एक इनका एमपी चुनकर आता है, और तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये एक एमपी है और एक ही रहेगा हमेशा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अब उस पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं बैठते, उनका भाई भी जाकर वहां पर बैठता है। और किसने भिजाया? आप लोगों की ये मेहनत थी, आप लोगों की दुआएं थी कि वहां तक हम पहुंचे हैं। और तकलीफ उन्हें अब इसी बात की है कि एक असदुद्दीन अवैसी साहब तो पूरे पार्लियामेंट को हिला देते थे, ये दूसरा भी आया है तो कुछ कम नहीं बोलता है। ये तकलीफ उन्हें सताती है। मैं असद साहब का एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो ये बता रहे थे कि हमने कितने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा है, कितने स्कॉलरशिप बच्चों को दिए हैं, कितने करोड़ रुपए की हमने सड़कें बनाए हैं। असद साहब, आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा काम अगर आपने कुछ किया है तो आपने मुसलमान नौजवान लीडर कैसा बन सकता है, बोल कैसा सकता है, लड़ कैसा सकता है, यह सिखाया है आपने। और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम। मेरे भाइयों, जब पार्लियामेंट के अंदर असद साहब, जिस दिन तकरीर होती है उनकी, 300 भारतीय जनता पार्टी के एमपीज वहां पर बैठे होते हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। जब उन्हें यह पता चलता है कि आज असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाले हैं, तो वो मेरे पास आते हैं और पूछते कितने बजे बोलेंगे वो। मैं बोलता क्यों? तो बोले हमें सुनना है। यानी कि जो तुम्हारा कट्टर मुखालिफिन है, जो तुम्हारा सियासी दुश्मन है, वो भी असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना चाहता है। मुझसे पूछते हैं आज काय के ऊपर बोलने वाले हैं? मैं कहता हूं आओ बैठो तो सही, तुम्हारी बजाने वाले हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है कि आज इस मुल्क के जो हालात है उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर मजबूत होती है। मेरे भाइयों, अभी अख्तर ईमान साहब बता रहे थे कि आज देश के मुल्क के हालात क्या है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में, जो मेरे औरंगाबाद से 450 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक नूरुल हसन नाम का एक इंजीनियर लड़का, इंजीनियर महज 26 साल का, उस गांव के अंदर रात में ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है। गांव की मस्जिद के अंदर लड़का इंजीनियर है। उसकी बीवी कहती है कि जल्दी आना, मैं खाना निकाल के रखूंगी। वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए जब जाता है, अचानक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लड़के, कुछ गुंडे वहां पर इकट्ठा होते हैं। इसलिए इकट्ठा होते हैं कि किसी और शहर के अंदर किसी ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ गलत लिखा है। वो गांव के अंदर मुसलमान बस्तियों के ऊपर पथराव करते हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ करते हैं, और वहां पर यह काम करने के बाद फिर वो तय करते हैं कि हम मस्जिद के ऊपर हमला करेंगे। उस गांव के अंदर एक ही मस्जिद, उस मस्जिद के ऊपर जाते हैं, मस्जिद के ऊपर पहले पथराव करते हैं, और जब झुंड जमा होता है तो उस मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। यह नूरुल हसन वजू करके नमाज के लिए खड़े रहने वाला, तभी उसे पत्थरा देखने को मिलता है मस्जिद की तरफ, नारे लगा रहे और मस्जिद के अंदर आने की कोशिश कर रहे। वो लड़का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, उसे धक्का मारकर ये जितने भी गुंडे हैं ये मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हैं, और वहां पर जब ये लड़का उन्हें रोकता है तो फर्शियां और पत्थर उठाकर उसका सर वहीं पर कुचल देते हैं, वहीं पर मर जाता है। तसव्वुर करो
उसकी बीवी उसका खाने पे इंतजार कर रही है और लड़के जाकर उसके घर वालों को यह बताते हैं कि नूरुल हसन मर चुका है, जिंदा नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसका बुजुर्ग बाप मेरे पास आता है 450 किलोमीटर दूर और मुझसे यह गुजारिश करता है कि इम्तियाज साहब मेरे बच्चे के खातिनों को पकड़वाइए। मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो किसी का भी नाम उसमें नहीं आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक क़यादत क्या होती है उस दिन एहसास हुआ। उसी दिन मैंने पुलिस के एसपी से बात किया और मैंने कहा कि 3 दिन का समय दे रहा हूं, अगर पूरे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चौथा दिन मेरा रहेगा। 3 दिन के अंदर 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर हत्या का मामला चलाया गया। क़यादत अगर खड़ी होती है तो सिर्फ इसका मतलब यह नहीं है कि हम सड़क बना देंगे, ड्रेनेज बना देंगे। ऐसे वक्त के अंदर तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं रहेगा। और हां, जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, उस कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि इतनी पुरानी पार्टी है, मजलिस तो पहली मर्तबा आई है, दूसरे राज्यों के अंदर क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है? क्या वजह है कि इतने सारे ऐसे राज्य हैं कि जहां पर एक भी मुस्लिम एमपी आपकी नुमाइंदगी करने के लिए नहीं है? कितने सारे, मध्य प्रदेश ले लीजिएगा, गुजरात ले लीजिएगा, कर्नाटक ले लीजिएगा, कोई वहां पर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मालूम है कि एक मर्तबा जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ जाते हैं तो तब किसी को बोलने के लिए, किसी को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए जोरदार तालियों से अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह। हटा थाना पर से, अरे थाना हटाओ जी। चलो चलो, सलाम वालेकुम। ऊपर 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 चलो सुरेखा कहाँ है? सुरेखा अकबर, यहाँ मीडिया को बात कर लेंगे, यहाँ मीडिया को बात कर। रुक जाइए, आप लोग हट जाइए प्लीज। सुरेखा, सुरेखा सुरेखा मैडम, अरे निया, अरे निया, नायका है, अमरनाथ, पीटीआई, एबीपी, चलिए प्लेन पीछे लोगों काम पे लो, छोड़ दो। पहले आप अकबर साहब को पूछिए, फिर भाई मेरे से पूछिए। हाँ, आगे अकबर साहब से फिर मेरे से पूछिए। चलिए, अगर नाम आपका सवाल पहले।
अरे भाई आगे मत जाओ उधर पीछे। अरे क्या वजह हो सकती जो आपको आवाम यहाँ पर अवामी एतमाद है, खिदमत है, जवाब की कारकर्दगी। मंजिल से कंटिन्यू आपको सीट देने का वादा किया, हर बार मंजिल से आपकी सीट दी ये काम है कारकर्दगी। सर 15,000 स्कूल से 15,000 बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, ज़्यादा स्कूल में उसके बारे में तालीम के मैदान में ज़िंदगी के हर हयात में मस्जिद से ज़्यादा मुस्लिम काम करती आई है और कर रही है। हमारे मुद्दे में भी वही सिलसिला जारी है। और तालीम का इंतजाम है, उसके बाद में रोजगार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, सिलसिले में जदोजहद करते रहें, चाहे कोविड हो या फ्लड हो, हर वक्त आवाम के दरमियान में थोड़ा बैठ दिमाग करेगा सबका साथ मेरा मैं हूँ यहाँ पे। देखो वेंकटेश साहब है ईश्वर का वेंकटेश साहब 2 मिनट करना है, 2 मिनट। आप भी ले सकते और सवाल सुरेखा करेंगे। करो लगा देंगे फिर। अरे चलो करो करो चलो इलेक्शन है सबसे लेना बोलना इब्राहिम एक ही फ्रेम में दोनों ओवैसी भाई असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों ही हमारे साथ है। अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, जोर पकड़ रहा है और दोनों इस वक्त जो है पदयात्रा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो अकबरुद्दीन, आपकी सेहत कैसी है? और लोग देख रहे हैं हम आपको 3-3, 4-4 घंटे जो है पैदल दौरा हुआ। यहाँ ठीक है, सेहत काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रचार पिछले बार से इस बार? हर बार एक टर्म बढ़ता जाता है, मुश्किल होता है, एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, कैसा दिखता है? हर टर्म में आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी ज़्यादा होती रही है। इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी और बढ़ेगी। कैसे मुद्दे हैं? क्योंकि एक मुद्दा जो हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि क्या विकास के नाम पर